नमस्कार। मैं डॉक्टर विनय सिंह यादव, एसोसिएट प्रोफेसर, राजकीय महाविद्यालय बहरोड अलवर, आपका इस कक्षा में स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और आज हम पढ़ेंगे एक नए टॉपिक को, जो है प्लेटो का शिक्षा सिद्धांत, थ्योरी ऑफ एजुकेशन। हमने प्लेटो का न्याय सिद्धांत पढ़ा और ये देखा कि प्लेटो का जो आदर्श राज्य है वो न्याय के सिद्धांत पर आधारित है। और उस न्याय सिद्धांत में हमने जाना कि जब राज्य में तीनों वर्ग अर्थात उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग अपने अपने कर्तव्यों और धर्मों का पालन करते हैं तो न्याय की स्थापना होती है। अर्थात अपने स्वधर्म का पालन करना, अपना कार्य करना ही न्याय है। अब ये प्रश्न उठता है कि राज्य के प्रत्येक वर्ग को अपने कार्य या कर्तव्य का ज्ञान किस प्रकार होगा। अर्थात तीनों वर्गों में सामंजस्य किस प्रकार लाया जाएगा। इस प्रश्न का विचार करते हुए प्लेटो ने कहा है कि दो साधनों के द्वारा राज्य में न्याय की स्थापना होगी, जिसमें एक तो है सामान्य शिक्षा पद्धति और दूसरा है साम्यवाद पर आधारित एक नया सामाजिक व्यवस्था या नया सामाजिक संगठन। प्लेटो ने शिक्षा को साम्यवाद से श्रेष्ठ बताया है। शिक्षा बुराई की जड़ को स्पर्श करती है, अर्थात शिक्षा के द्वारा बुराइयों को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। शिक्षा ही वह औषधि है जिसे पिलाकर मानव मस्तिष्क को स्वस्थ बनाया जा सकता है। बार्कर ने बहुत ही सुंदर शब्दों में लिखा है कि शिक्षा मानसिक रोग को मानसिक औषधि के द्वारा ठीक करने का प्रयास है। तो अब हम प्लेटो के शिक्षा के कार्यक्रम या शिक्षा पाठ्यक्रम को पढ़ने से पूर्व तात्कालिक जो यूनान था उस समय शिक्षा की जो पद्धतियाँ थीं उनके बारे में थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए। तो ये प्लेटो के समय यूनान में एथेंस और स्पार्टा दो मुख्य नगर राज्य थे और उनकी अपनी कुछ खास विशेषताएं थी शिक्षा प्रणाली की। तो प्लेटो के मस्तिष्क पर दोनों नगर राज्यों की शिक्षा पद्धतियों का प्रभाव पड़ा है। तो प्लेटो के जो शिक्षा सिद्धांत है उसको जानने से पहले हम देख लें कि तात्कालिक जो एथेंस और स्पार्टा की शिक्षा पद्धति किस प्रकार थी। तो एथेंस की जो शिक्षा पद्धति थी उसका अपना कुछ खास चरित्र था, खास विशेषता थी उसकी। एथेंस की जो शिक्षा थी वो निजी होती थी, निजी शिक्षा प्रणाली थी। राज्य की ओर से शिक्षा का कोई प्रबंध नहीं होता था। प्रत्येक परिवार अपने बच्चे की शिक्षा व्यवस्था निजी तौर पर करता था। सोफिस्ट व्यक्तिगत रूप से शिक्षा प्रदान किया करते थे। रोमन साम्राज्य के समय तक एथेंस में राज्य की ओर से किसी विद्यालय का निर्माण नहीं किया गया। सोलन के एक नियम के अनुसार माता पिता का यह कर्तव्य था कि वे अपने बच्चों को शिक्षा की व्यवस्था करें। जहाँ तक एथेंस की शिक्षा का पाठ्यक्रम का मामला है तो वो 3 स्तरों पर बटा हुआ था: प्रारंभिक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा और तृतीय स्तर पर। जिसमें प्रारंभिक जो शिक्षा थी एथेंस की वो 6 से 14 वर्ष तक के विद्यार्थियों को दी जाती थी और इसमें बालकों को साहित्यिक ज्ञान, व्यायाम, संगीत की शिक्षा दी जाती थी। सबसे पहले बच्चों को लिखने पढ़ने के जो कार्य में है उनमें उनको दक्ष किया जाता था, निपुण किया जाता था। बच्चों को उस अवस्था में धार्मिक और नैतिक शिक्षाएं भी दी जाती थी और चरित्र के निर्माण में धार्मिक नैतिक शिक्षाओं का महत्वपूर्ण हाथ रहा है। तो इस तरह से बच्चों के शारीरिक मानसिक दोनों प्रकार के विकास पर जोर दिया जाता था।
माध्यमिक शिक्षा 14 से 18 वर्ष की थी और इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को राजनीतिक जीवन के लिए तैयार करना था। अर्थात इस अवस्था में बच्चों को राजनीतिक शिक्षा दी जाती थी। जो सोफिस्ट थे वो अमीर विद्यार्थियों को इसी प्रकार की शिक्षा दिया करते थे। वो बच्चों को अलंकार शास्त्र, राजनीति, भाषण कला आदि की शिक्षा दिया करते थे। और जहाँ तक तृतीय स्तर की बात है तो उसमें विद्यार्थियों को सैनिक शिक्षा दी जाती थी 18 से 20 वर्ष तक विद्यार्थियों को। और मात्र ये 2 जो अंतिम साल थे शिक्षा के वो राज्य शिक्षा की व्यवस्था थी। इसमें अंत एथेंस की जो शिक्षा व्यवस्था थी प्रत्येक परिवार का निजी मामला होता था। इस पद्धति में कुछ दोष थे। दोष ये था कि ये राज्य का प्रबंध नहीं होता था तो ये अत्यधिक खर्चीली थी, जिसमें अमीर व्यक्तियों के पुत्र ही इसमें शिक्षा प्राप्त कर पाते थे और जो गरीब विद्यार्थी थे वो शिक्षा से वंचित हो जाते थे। एथेंस की इस पद्धति में, शिक्षा पद्धति में स्त्री शिक्षा की भी कोई व्यवस्था नहीं थी। इस प्रकार समाज का आधा भाग जो है शिक्षा के मूल्य से वंचित रहता था। निजी शिक्षण संस्थाओं में विद्यार्थियों को समाज और राज्य के हित की जो बातें थी वो नहीं बताई जाती थी और इस तरह से स्वार्थ सिद्धि की भावनाएं उनमें पनपती थी। पारिवारिक शिक्षा के द्वारा बच्चों को आदर्श नागरिक बनने की प्रेरणा दी जाती थी, प्रेरणा दी जाती थी। तो इसमें कुछ दोष थे कि नागरिकता का जो प्रशिक्षण राज्य के द्वारा नहीं दिए जाने के कारण एथेंस के जो युवक थे वो अपने कार्यकाल में एक आयोग कर्मचारी के रूप में राज्य को बदला चुकाते थे। तो इसका परिणाम ये हुआ कि एथेंस का जो राजनीतिक जीवन था वो उसमें अराजकता फैल गई थी। दूसरी शिक्षा पद्धति, स्पार्टा की शिक्षा पद्धति यदि बात करें तो वो एथेंस से 100 मील दूरी पे था एक दूसरा राज्य। और ये स्पार्टा में निजी या पारिवारिक शिक्षा का कोई स्थान नहीं था, राज्य नियंत्रित शिक्षा व्यवस्था थी। ये बुनियादी फ़र्क है एथेंस की और स्पार्टा की। तो स्पार्टा में राज्य नियंत्रित शिक्षा थी और राज्य व्यक्तियों को शिक्षा का बंदोबस्त करता था, उनका प्रबंध करता था और 7 वर्ष के बालकों को राज्य के कर्मचारी के अधीन शिक्षा के लिए सौंप दिया जाता था। उनको कठोर सैनिक शिक्षा दी जाती थी और स्पार्टा को दूसरे देशों का जो आक्रमण का भय था, इस वजह से स्पार्टा की रक्षा के लिए वहाँ के जो लोग थे उनको सैनिक के रूप में तैयार किया जाता था। एथेंस में स्त्री शिक्षा की कोई व्यवस्था नहीं थी, लेकिन स्पार्टा में स्त्री शिक्षा की उचित व्यवस्था थी। इस संबंध में जो स्पार्टा था वो एथेंस से आगे था। स्पार्टा में पारिवारिक जीवन का कोई स्थान नहीं था। वहाँ नागरिक जीवन जो था, नागरिक जीवन के बंधन सामाजिक भावना के में बंधे हुए होते थे और पति पत्नी वैवाहिक या पारिवारिक जीवन यापन नहीं कर सकते थे। विवाह एक गुप्त और अवैध संबंध होता था। 20 वर्ष के बाद नागरिकों को विवाह करने की स्वतंत्रता थी और 7 वर्ष की उम्र में ही बच्चे को माता पिता से अलग कर दिया जाता था। जो माता पिता थे वो पारिवारिक चिंता से मुक्त रहते थे और सभी नागरिक भोजनालय में भोजन करते थे। तो ये इसकी कुछ खास चीज़ें थी। इसमें दोष ये था कि व्यक्ति के इसमें सर्वांगीण विकास नहीं हो पा रहा था। व्यक्ति को एक ही गुण यानी साहस को अधिक विकसित किया जा रहा था। सैनिक शिक्षा पर अधिक जोर दिया जा रहा है इसमें, इस शिक्षा पद्धति में। दूसरा, स्पार्टा की जो शिक्षा प्रणाली थी उसमें साहित्य की भी उपेक्षा की गई है। यहाँ तक कि बहुत से जो नागरिक थे पढ़ना लिखना भी नहीं जानते थे। उसका जो मुख्य कारण यही था कि वो शारीरिक प्रशिक्षण पर उसमें बहुत ज़्यादा जोर दिया जाता था। तो ये यूनान की शिक्षा पद्धतियाँ थी, एथेंस की और स्पार्टा की।
प्लेटो का जहाँ तक मसला है वो उस समय की जो शिक्षा पद्धति थी उनके अनुभव के आधार पर अपना एक सिद्धांत वो प्रस्तुत करते हैं, और उसमें उसने इस शिक्षा को दो भागों में विभक्त किया है। प्लेटो का जो पाठ्यक्रम है उसमें प्रारंभिक शिक्षा और उच्च शिक्षा। तो इसमें मुख्य वर्गीकरण तो आयु भेद ही है, किंतु इसके साथ वर्ग भेद भी है। प्रारंभिक जो शिक्षा थी प्लेटो की वो एक और तो किशोरावस्था के लिए थी, दूसरी ओर सैनिक वर्ग के लिए हुआ करती। इसी प्रकार उच्च शिक्षा एक और प्रौढ़ावस्था के लिए थी तो दूसरी ओर शासक वर्ग के लिए थी। तो पहले प्रकार की जो शिक्षा थी उसका तो उद्देश्य भावनाओं का परिमार्जन करके चरित्र का निर्माण करना था, और दूसरी का जो उद्देश्य है वो विज्ञान और ज्ञान के द्वारा बुद्धि का परिष्कार इसमें करना है। तो ये प्लेटो का पाठ्यक्रम है जिसको हम 1 बाय 1 पढ़ेंगे, और पहले उसकी प्रारंभिक शिक्षा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्लेटो की जो प्रारंभिक शिक्षा है वो 6 वर्ष से लेकर के और 20 वर्ष तक के उम्र के विद्यार्थियों के लिए है। और इस शिक्षा का जो मूल उद्देश्य है, जो हम पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, कि विद्यार्थियों को मानसिक रूप से तीक्ष्ण और शारीरिक रूप से सबल बनाना था, मन और शरीर को विकसित करके एक अच्छे चरित्र का निर्माण करना। प्राथमिक शिक्षा का जो लक्ष्य है वो आत्मा को अच्छाई के अनेक काल्पनिक प्रकारों से, जिन्हें वो आगे चलकर तार्किक रूप से जान लेती है, उससे परिचित करवाना था। तो उसको एक नागरिकों को सामाजिक प्रशिक्षण भी देना था, बच्चे में साहस जैसे गुणों का संचार किया जा सके। तो प्रारंभिक जो शिक्षा थी उसके पाठ्यक्रम में व्यायाम तथा आत्मा के लिए संगीत को रखा गया। शरीर के लिए तो शरीर के डेवलपमेंट के लिए, शरीर के विकास के लिए व्यायाम, और आत्मा के लिए संगीत का रखा, जिसमें शिक्षा के लिए संगीत जो था, प्लेटो ने कहा कि आरंभ से बच्चे का जो शरीर है वो व्यायाम के लिए उपयुक्त नहीं होता, तब उसे संगीत की शिक्षा दी जानी चाहिए। और संगीत का यहाँ जो अर्थ है वो संकीर्ण अर्थ नहीं है, अर्थात केवल ज्ञान विद्या तक सीमित, गायन विद्या तक इसको सीमित नहीं करना चाहिए। इसका विस्तृत अर्थ और व्यापक क्षेत्र में इसका प्रयोग किया गया है। संगीत के अंतर्गत काव्य, साहित्य, गीत, नृत्य, कला, इतिहास, मूर्तिकला, चित्रकला आदि सभी इसमें सम्मिलित हैं। संगीत का आत्मा पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है, और आरंभ में बच्चों का मस्तिष्क जो है कोमल होता है, उसके मस्तिष्क पर संगीत का प्रभाव स्थायी रूप से पड़ता है। तो चरित्र निर्माण का ये उचित समय है। ऐसे में माताओं और धायों को काल्पनिक कथा और कहानियाँ सुनानी चाहिए। प्लेटो ये भी चाहते हैं कि जो लेख हैं, साहित्य है, वो सत्य असत्य हो सकता है, तो बच्चों को सत्यता से पूर्ण कहानी सुनानी चाहिए। प्लेटो सभी काल्पनिक कथाओं की जांच के पक्ष में है, और जांच के योग्य अच्छे लेखों को ही बच्चों तक पहुंचने देना चाहिए। प्लेटो का कहना है कि बच्चों को सत्य साहित्य का ही ज्ञान कराना चाहिए। चरित्र पर बुरा प्रभाव डालने वाले साहित्य और कलाओं पर प्रतिबंध होना चाहिए। इसी प्रकार प्लेटो ने झूठी कविताओं पर प्रतिबंध की बात कही है। प्लेटो कवियों से इतना रुष्ट था कि उसने उन्हें अपने राज्य से बहिष्कृत करने की आज्ञा दी। उनका मूल कारण ये था कि उस समय कवियों को समाज में सम्मानित स्थान प्राप्त नहीं था, और उनकी कविताओं में असत्यता और फ्रेब का प्रचार था। गलत और झूठी बातें उनकी कविताओं में व्यक्त होती थी, इसलिए प्लेटो उन पर कंट्रोल चाहता था। जहाँ तक शैली की बात है तो प्लेटो ये कहता है कि दुखांत शैली को साहित्य में स्थान नहीं देना चाहिए, इससे बच्चों पर बुरा प्रभाव पड़ता है।
इसी प्रकार वाद्य यंत्रों के बारे में भी प्लेटो ने कहा है कि अच्छे वाद्य यंत्रों का ठीक से चयन होना चाहिए, क्योंकि संगीत में अपार शक्ति छिपी होती है। अब शिक्षा में व्यायाम का क्या स्थान हो, तो व्यायाम, जैसे हमने संगीत के बारे में कहा कि उस संगीत में केवल गायन विद्या ही शामिल नहीं है, तो इसी प्रकार जो व्यायाम है वो भी केवल दंड बैठक और शारीरिक श्रम से उसका अर्थ नहीं समझना चाहिए, बल्कि प्लेटो ने इसका विस्तृत अर्थ में प्रयोग किया है। और व्यायाम के अंतर्गत उन्होंने आहार शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र दोनों को इसमें शामिल किया है। अर्थात व्यायाम के द्वारा शरीर को कैसे निरोग रखा जाए और शरीर के लिए किस प्रकार का भोजन होना चाहिए, इन बातों को इसमें शामिल है किया गया है। आहार शास्त्र में जो शिक्षा दी जाती है उसमें इस प्रकार की शिक्षा दी जाएगी, बच्चों को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए और किन चीज़ों का भोजन उसमें नहीं करना चाहिए। तो उसमें सात्विक भोजन की बात पैरवी की गई है कि इसमें दूध, फल और साधारण अन्न खाने वाला व्यक्ति ही साधु स्वभाव का होता है। प्लेटो अत्यधिक स्वादिष्ट और गरिष्ठ पदार्थों के विरुद्ध है। इसी प्रकार प्लेटो व्यायाम में चिकित्सा शास्त्र के मूलभूत सिद्धांत भी बताना चाहता है। जो व्यक्ति अच्छा भोजन करेगा वह शायद ही बीमार पड़ेगा। मनुष्य किस प्रकार निरोग रह सकता है, इसकी जानकारी उसे अवश्य होनी चाहिए, ताकि उसे चिकित्सक की शरण में न जाना पड़े। प्लेटो का कहना है कि चिकित्सा होना मनुष्य के अस्वस्थ होने का सूचक है। तो ये उन्होंने अपना जो व्यायाम की शिक्षा है उसमें आहार शास्त्र और चिकित्सा शास्त्र को शामिल करते हैं। प्लेटो का ये मानना है कि यदि बचपन से ही नियमित रूप से व्यायाम और उचित आहार किया जाए तो मनुष्य कभी बीमार नहीं पड़ेगा, उसे कभी भी डॉक्टर की आवश्यकता नहीं होगी। इस प्रकार प्लेटो डॉक्टर के विरुद्ध है। उसका कहना है कि संगीत के द्वारा जब व्यक्ति का पूर्ण रूप से मानसिक विकास होगा तो उसे कानून की भी आवश्यकता नहीं होगी, तो वकीलों के चंगुल से भी वो दूर रहेगा। तो ये प्लेटो जो प्रारंभिक शिक्षा है उसमें चरित्र निर्माण पर बहुत ज़्यादा जोर देते हैं। और ये इसके बाद वो 2 साल की एक सैनिक शिक्षा की पैरवी करता है, यानी 6 से 18 और फिर 18 से 2 साल की जो है उस सैनिक शिक्षा पर विशेष जोर देता है कि इसमें उसको ओज, उत्साह इत्यादि की शिक्षा दी जाएगी। फिर 20 वर्ष पर एक परीक्षा होगी और उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले जो विद्यार्थी हैं वो उच्च शिक्षा के भागी होंगे, जिसको हम अगले कक्षा में पढ़ेंगे। धन्यवाद।